पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज तो खत्म हो गई, ओडीआई सीरीज करीब आ रही है। थोड़ी तबियत खराब थी जिसकी वजह से वीडियो काफी लेट बन रही है 50-20 पे, बट अगेन 50-20 ठीक ठाक ह्यूमिलेशन से भरपूर था। 10 ओवर में टारगेट चेज हो गया, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। 4-1 या 5-0 हारना था, पाकिस्तान 4-1 हार गया। खैर अगेन ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जैसे पहले कहा था कि चैलेंजेस आएंगे, हम एक नहीं एक से ज़्यादा सीरीज हारेंगे, लेकिन हमने पेशेंस रखना है और अपने प्लान पे स्टिक करके रखना है। अगर डिसाइड किया है कि मूव ऑन करना है, इंटेंट वाली गेम खेलनी है, नए प्लेयर्स को मौके देने हैं, तो उसमें ये सब होगा। मुश्किल टूर था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कंडीशंस को असेस नहीं कर पा रहे थे, एक्स्ट्रा बाउंस था, इन कंडीशन में कभी खेला नहीं था इससे पहले इन लोगों ने, तो जाके जाहिर सी बात है स्ट्रगल ही करना था। बट अगेन इन सीरीज में से जो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है, कि छोटी छोटी चीजें हैं वो अगर आप पॉजिटिव उसमें से ढूंढते हैं और उसको फिर ग्रूम करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स आगे जाके नजर आना शुरू होते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हारिस ने काफी डिसअपॉइंट किया इस पूरी सीरीज के अंदर। बहुत कम चांसेस मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। हारिस का ये कोई पहला टूर नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है, वर्ल्ड कप के प्रेशर मैच में परफॉर्म कर चुका है। 5 मैचेस में भी अगर वो कंडीशंस को नहीं असेस कर पा रहा है और कई जगहों पर इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये फिर उनकी अपनी गलती है। ये चीज़ है जो हारिस ने डिसअपॉइंट की, बट आई वुड स्टिल से कि यार उसको कंटिन्यू भी करना होगा, उससे करवाना होगा, कंटिन्यू कैरी करना चाहिए। इम्पैक्ट है, इंटेंट है, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इंटेंट के साथ, तो हारिस स्टिल हमारी इस टीम के अंदर कॉम्बिनेशन में सेट होता है, तो हारिस को भी कंटिन्यू करना चाहिए। हसन नवाज अगेन बेसिक टेक्निक का इशू है, एक स्लाइट डिफरेंस दिखाया था 50-20 के अंदर बिटवीन टिम साइफर्ड एंड हसन नवाज, कि किस तरह दोनों अपने फ्रंट फुट को क्लियर करने के बाद जब शॉट खेलने जाते हैं तो किस तरह साइफर्ड बॉल के ऊपर जाके शॉट खेलता है और हसन नवाज बिल्कुल उसके ऑपोजिट चला जाता है, जहां बॉल आ रही है डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये बेसिक टेक्निक और फुटवर्क पे अगर वो काम करते हैं तो स्पार्क तो उनमें है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, कर सकते हैं। और अगेन हसन नवाज अब आगे जाके पाकिस्तान में जो भी सीरीज होंगी उसमें उनको साथ में कैरी करना चाहिए, उनको ग्रूम करना जरूरी है, तो उनमें एक टैलेंट नजर आता है। बस वही बात है कि उन पर कोई काम कर ले सही तरीके से, सही नीयत के साथ, तो आपको हसन नवाज भी अपनी टीम में एक अच्छा टैलेंट साथ में आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो हसन नवाज में भी एक स्पार्क है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव एलिमेंट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीरीज की वो है सलमान अली आगा। सलमान आगा ने बहुत इंप्रेस किया ऑनेस्टली, मतलब मुझ समेत कई लोग ऐसे हैं जो उसको टी20 मटीरियल नहीं समझते थे। उसने अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई। उसने ये बताया कि अगर वो स्लो स्टार्ट देगा तो उसके पास एक्सेलरेट करने की पावर है, वो शॉट्स भी लगा सकता है, वो स्वीप खेलता है, रिवर्स स्वीप खेलता है, वो आखिर में अटैक भी कर सकता है अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो सबसे अच्छी चीज आगा की ये लगी कि जिस तरह उसने एक्सेलरेशन की। और 5th टी20 में जो सबसे बेस्ट पार्ट था आगा का वो ये था कि जब उमैर बिन यूसुफ को चांस मिला, एक ही मैच मिला उमैर बिन यूसुफ को, उसमें आगा ने नोइंग द फैक्ट कि अभी आगा के सर पे तलवार लटक रही है, सीरीज हार गए हैं और नंबर 3 पे उसने अच्छे रन्स किए भी हैं, फिर भी उसने अपनी जगह छोड़ी, वो नंबर 4 पे गया और उमैर बिन यूसुफ को ऊपर खिलाया। तो सबसे अच्छी चीज ये लगी, उसने ये नहीं किया कि भाई मैं अपनी जगह पहले पक्की कर लूं, बाकी यंगस्टर को उठा के कहीं भी डालता रहूं ना। सिर्फ दूसरी सीरीज है एज अ कैप्टन उसने पहले ही अपने यंगस्टर को ऊपर भेज दिया। ये नहीं किया कि भाई वर्ल्ड कप 2024 में है कि भाई मैच विनर साइम अयूब तुम टीम से बाहर जाओ, मैं और रिजवान ओपन करेंगे। वो कैप्टन बाबर ने ये किया था, ये करता हुआ नजर नहीं आया आगा। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस डिसीजन के बाद कोई आगा बहुत बड़ा लीडर बन गया, बट लीडरशिप क्वालिटी नजर आ गई। वो सिर्फ कप्तानी नहीं नजर आई, वो लीडर की जो एक सोच होती है ना कि किस तरह अपने प्लेयर को चांस देना है, मौका देना है, ये अच्छी चीज आगा के अंदर नजर आई। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉजिटिव एलिमेंट्स थे। अब्दुल समद अगेन 4th टी20 में उसके अंदर भी एक ग्लिम्स नजर आया कि वो इनिंग्स को कैरी कर सकता है, वो शॉट्स भी लगा सकता है, प्रॉपर बैटिंग भी कर सकता है। तो ये चंद कुछ एक आधी चीजें हैं जिसको आपने साथ में कैरी करना होगा इन फ्यूचर। एंड स्पेशली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुफियान मुकीम कितना बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी टीम का। अनफॉर्चुनेट है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस के होते हुए एक लायबिलिटी को, बर्डन को शादाब खान को टीम में रखे हुए हैं। टी20 के अंदर सुफियान मुकीम है, ओडीआई के अंदर फैसल अकरम है, होने के बावजूद खिला किसको रहे हैं? शादाब खान को, फॉर नो रीजन। ना वो बॉलिंग सही कर रहे हैं, ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं। कंप्लीट फेलियर है शादाब खान, और वो कितने सारे प्लेयर्स की जगह खा रहा है। स्क्वाड अनाउंस हुई थी तभी ये फील आ गई थी कि शादाब खान के होते हुए सुफियान मुकीम को चांस नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिला। फैसल अकरम भी इसी तरह से वेस्ट होता चला जा रहा है, जबकि वो 33-35 मैचेस खेल चुका है लिस्ट ए के अंदर, और 49 विकेट्स हैं, 4.95 का इकोनॉमी है, 27 का एवरेज है। फैसल अकरम ने डेब्यू किया जिम्बाब्वे के साथ, परफॉर्म किया, उसके बाद वो ड्रॉप हो गया। सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया गया था टी20 में, परफॉर्म किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई जब दो एक साथ खेल गए, सुफियान भी और फैसल भी, दोनों ने परफॉर्म कर लिया, तो फैसल को साइडलाइन किया दूध में से मक्खी निकालने की तरह, और टी20 की परफॉर्मेंस की बेसिस पे सुफियान मुकीम को ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा बना लिया। मतलब कोई सेंस बनती है इस बात की, जिसने ओडीआई में परफॉर्म किया उसको ओडीआई में कैरी करो, जैसे टी20 में किया टी20 में करो।
फैसल को पहले साइडलाइन किया और यही नैरेटिव रखा हुआ हम तो यंगस्टर को बैक कर रहे हैं, हम तो सुफियान को बैक कर रहे हैं। बाद में सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी से गायब कर दिया। और अभी भी सुफियान मुकीम आया है तो पब्लिक प्रेशर पे आया है, नियतें नहीं है इनकी खिलाने की, अभी भी नियत नहीं है सुफियान, फैसल, अरफात, मेहरान किसी को खिलाने की। सुफियान पब्लिक प्रेशर पे टीम पे आया था, उसको 4 मैचेस नहीं खिलाए। अगर नियत होती खिलाने की ना तो 4 मैचेस मिलते उसको, नहीं मिले। आखिरी मैच मिला, अंडर प्रेशर था, परफॉर्म कर गया। मतलब 2 नेशन थ्योरी नजर आ रही थी कि सुफियान मुकीम 2 ओवर में 2 विकेट 5 रन, और वहां पे दूसरी तरफ 2 ओवर में 33 रन दिए हैं सखी भाई के कुदरत के निजाम शादाब खान ने। मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम एक लाइबिलिटी को खिलाए चले जा रहे हैं और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है हमारे ऑप्शन ना हो, समझ में आता है मजबूरी है। कितने टैलेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं, अनबिलीवेबल यार। एनीवेज, अब ये तो खैर न्यूजीलैंड से सीरीज खत्म हो गई, ओडीआई सीरीज अलग चीज है, बट T20 के अंदर स्पेशली आई स्टिल फील कि अगर आपने अपनी टीम फुल टाइम लॉन्ग टर्म बनानी है तो उसके लिए इन प्लेयर्स को कांस्टेंट चांसेस देने होंगे। न्यूजीलैंड से सीरीज खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्या असाइनमेंट्स हैं? नंबर 1 PSL, नंबर 2 बांग्लादेश के साथ घर पे सीरीज। पहले 3 ओडीआई 3 T20 थे, अब 5 T20 पे सीरीज है। फिर बांग्लादेश जाएंगे, वहां भी 3 T20 खेलने हैं, फिर वेस्ट इंडीज में भी 3 T20 खेलने हैं। अब कोई भी ऐसी सीरीज नहीं आ रही जिसमें कोई एक्स्ट्रा बाउंस हो, कोई बहुत ज्यादा सीम फ्रेंडली कंडीशंस हो। सारी वो कंडीशंस हैं जिससे ये सारे प्लेयर्स यूजफुल हैं, स्पेशली पाकिस्तानी कंडीशंस। PSL में होगा, फिर बांग्लादेश से सीरीज होगी, तो यहाँ पर इनको कैरी करना जरूरी है। अब आपने टीम में चेंजेस नहीं करनी। हाँ, हसीबुल्लाह को अपने साथ लेकर आ जाएं, साइम अयूब वापस आ जाएंगे मोस्ट लाइकली, फरहान को ऐड किया जा सकता है, शायद वादा फरहान को कैरी करें। भाई बेचारा क्या करे, और वो यार डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, नेशनल T20 कप में 150 रन बना रहा है। मतलब उसको एक कॉन्स्टेंटली लॉन्ग रन तो मिले। 9 सालों में 7 सालों में 9 मैचेस इनफ तो नहीं है अपने करियर में प्रूफ करने के लिए कुछ भी। तो इनको साथ कैरी किया जा सकता है कि आप उनको लेके आ जाएं बांग्लादेश की सीरीज में, वहां पे रोटेशन करते हुए इन लोगों को खिलाएं, इनको मौके दें, इनको प्रूफ करने दें अपने आप को। बैकवर्ड स्टेप अब यहाँ से नहीं लेना है। ये जो कंडीशंस आएंगी ना, पाकिस्तान बांग्लादेश का, इन पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश जाना, वेस्ट इंडीज जाना, अब ये सब यूज टू है इन कंडीशंस के। इससे मुश्किल कुछ नहीं होगा। जो न्यूजीलैंड में खेल कर आ गए, वहां पे एक्सपोज हो गए, वहां पे सब कुछ उनके साथ हो चुका है, स्ट्रगल किया, मुश्किल में थे। अब वक्त आ गया है कि इनको उसका एक फल आप दें और यहाँ पे उनको खेलने दें। एशिया कप भी दुबई में है, सिमिलर कंडीशंस हैं। वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका और इंडिया में है, सिमिलर कंडीशंस हैं। इवन अगर इंडिया में कोई मैच हमें खेलना भी पड़ गया तो इंडिया के अंदर भी फ्लैट पिचेस बनेंगी। तो कोई न्यूजीलैंड टाइप कंडीशंस अब नहीं आनी। जितना आपने एक्सपोज करना था कर दिया, अब इनको यहाँ पे खेलने देना चाहिए, इसी टीम के साथ कैरी करना चाहिए, इन्हीं प्लेयर से कैरी करना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई चेंजेस होंगी तो नजर आ जाएगा कि भाई नीयतें साफ नहीं थी और आप कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का सोच ही नहीं रहे थे। आप बस चंद प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पब्लिक प्रेशर पे टीम चेंज की थी और वापस चले गए बैकवर्ड स्टेप पे। ये होना नहीं चाहिए। आई स्टिल फील हसन नवाज को भी कंटिन्यू करें, हसीबुल्लाह को भी ऐड करें, साइम भी होगा, हारिस भी होना चाहिए और फरहान को भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत रोटेशन के साथ उमर बिन यूसुफ टीम में होंगे। रोटेशन के साथ आप इनको 11 T20s हैं एशिया कप से पहले, 11 T20s, सबको मौके मिल सकते हैं। और फिर आपके पास एक क्लैरिटी होगी कि आपने कौन से 3 ओपनर सेलेक्ट करने स्क्वाड में, क्या मिडिल ऑर्डर लेके चलना है। एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, चांस है। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, इनको सिस्टम से ड्रॉप करना जरूरी है और साथ में सुफियान मुकीम को कैरी करना लाजिम है कि आप सुफियान मुकीम को लेकर जाएं। दुबई में एशिया कप होगा, उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी और उसके लिए सुफियान मुकीम आपके मस्ट है स्क्वाड के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस टीम को बैक किया जाए, इस टीम को सपोर्ट किया जाए। मुश्किल कंडीशन में एक्सपोज कर दिया, नाउ इट्स टाइम के अपनी कंडीशन में इनको पूरे पूरे चांस पर है। तो हमारे पास वो जो ट्रांजिशन का जो है ना आखिर में रिजल्ट हम ढूंढ रहे होते हैं, तो वो निकलना शुरू होगा। वर्ल्ड T20 2026 टारगेट नहीं है जीतना, वर्ल्ड T20 2026 तक अपनी टीम बनाना है। जाएंगे, खेलेंगे, अगले वर्ल्ड कप तक आपकी पूरी टीम आपको स्टेबल नजर आएगी। अभी स्टेबल नहीं हो सकती, 11, 12, 15 T20 में स्टेबल नहीं हो सकती। हो सकता है अगले T20 में ये अच्छा करके दिखा दे 2026 में, लेकिन जो असल टारगेट होगा ना वो उसके बाद का होगा और वो आज से शुरू करना होगा। 4 साल, 3 साल, 2 साल लगते हैं हर टीम को बनने में। इस तरह नहीं होता है एक सीरीज से बाहर आप कर दें या न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर इनको कंसिडर कर लें कि टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट है, बस ग्रूमिंग की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बैकिंग की जरूरत है। तो देखें, यंगस्टर्स को जज करने के लिए ना ये एक आधी सीरीज वो भी अवे कंडीशंस में इनफ नहीं है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि फुल टीम के होते हुए, सीनियर प्लेयर्स के होते हुए भी हमारी टीम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से एग्जिट होकर बाहर आ गए। ऑस्ट्रेलिया गए T20 सीरीज खेलने के लिए, वहां पे व्हाइट वॉश हुए। अफ्रीका गए T20 सीरीज, वहां व्हाइट वॉश हुए। वर्ल्ड T20 सबको याद है। ये 5 मैचेस की सीरीज अगर हम हटा भी दें तो लास्ट 13 T20 मैचेस में हम सिर्फ 4 T20 मैचेस जीते थे अगेंस्ट आयरलैंड, कनाडा और 2 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। दैट्स इट। तो सीनियर टीम ने भी कुछ उखाड़ा तो है नहीं। तो ठीक है, यंगस्टर्स को खेलने देते हैं, ट्रांजिशन फेज है, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। अवे कंडीशन में खेल कर आ गए, मुश्किल कंडीशन थी, एक्स्ट्रा बाउंस था, नहीं असेस कर पाए, कोई बात नहीं।
लेकिन अब वापस यहाँ पर आ रहे हैं पीएसएल के बाद, जो सीरीज है हमारी, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये सब अपनी कंडीशंस में है, तो यहाँ इनको कंटिन्यू करवाना है, यहाँ इनको खिलाना है। लेकिन अगर आपने नहीं खिलाया तो इसका मतलब ये है कि नियत ही नहीं थी खिलाने की। अच्छा, बॉलिंग जो है वो हमारा एक मैसिव कंसर्निंग फैक्टर है, और कितना वियर्ड है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, स्पेशली जब हम पीएसएल की बात भी करें, स्पेसिफिकली टी20 की बात करने के लिए, तो हमें अपने पूरे सर्कल के अंदर कोई बॉलर ही नजर नहीं आता। घूम फिर के एक ही ग्रुप के बॉलर्स नजर आते हैं, ऐसा लगता है सारा का सारा हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट चंद प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। शाहीन, नसीम, रऊफ, नसीम के भाई आ जाते हैं, फिर हुनैन शाह, उबैद शाह, नथिंग अगेंस्ट देम, बट वो बहुत अर्ली हमारे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्योंकि भाई ऑलरेडी टीम में है, नसीम शाह। तो और फिर अगर कराची में जाए तो हसन अली, कोयटा में आ जाए तो आमिर, वही सब आपका एक ही टाइप का बॉलर नजर आ रहा होता है और कोई एक्स्ट्रा बॉलर नजर नहीं आता। आप सोचो यार न्यू बॉल के लिए कौन होना चाहिए, जहन में कोई नहीं आता। बहुत सारे लोग शायद अग्री ना करें, लेकिन हमारे पास दो सीरियस टैलेंट मौजूद थे, एहसानुल्लाह और शाहनवाज दहानी। दहानी एक अच्छा टैलेंट है, बट उस वक्त बाबर आजम जब कैप्टन थे, उस वक्त और वो और उनकी टीम मैनेजमेंट, इन्होंने दहानी को लिटरली वेस्ट किया है। वो फॉरेन मिनिस्टर का खिताब दे दिया था इसको, जा जाके ड्रेसिंग रूम में केक काटते थे, तस्वीरें खिंचवाते रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको साइडलाइन कर दिया। फिर दहानी ट्राई नेशन सीरीज में भी थे, जिस वक्त प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारा नहीं था, ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीता था, वहां भी उन्होंने बॉलिंग की थी। तो दहानी आपके पास हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन था। बात होती है ग्रूम करने की, जो बोर्ड करता है। एहसानुल्लाह भी आपके पास एक अच्छा टैलेंट था, ठीक है। जब एक्सपोजर नहीं होता प्लेयर्स के पास, सडनली फेम मिलती है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, भंड मारते हैं भाई, उसको कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम है, बोर्ड का काम है, कप्तान का काम है, उसको साथ में लेकर चलना। हो गई गलती, अब आपने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया, उनको मस्खरा बना दिया। शाहनवाज दहानी को लिटरली मस्खरा बनाया उन्होंने। ये दोनों आपके पास एक सीरियस टैलेंट थे, दोनों अच्छे बॉलर थे, हाइट अच्छी थी एहसानुल्लाह की, और दहानी नए बॉल से अच्छी कर सकता था। तो टैलेंट तो था, लेकिन इन सबको गायब कर दिया और घुमाना वही नैरेटिव इर्द गिर्द ही है कि यही हमारे पास दो तीन चंद ऑप्शंस हैं। ये ज्यादती वाली बात है। इसी वजह से आपको ना अपने इर्द गिर्द कोई बॉलर ही नजर नहीं आ रहे होते, जहन में नहीं आ रहा होता न्यू बॉल से बॉलिंग कौन करेगा, पुराने बॉल से बॉलिंग कौन करेगा। एक वसीम जूनियर था, उसको बाहर करके रखा हुआ था, बास आफरीदी है, उसको सही से मौके नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही खूबसूरती से इनका जो गेम चल रहा होता है ना, वो नजर आ रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि शाहीन, रऊफ, नसीम, ये ओवररेटेड और पैथेटिक पेस फैक्ट्री को सिस्टम से कहीं दूर करके ना रॉ टैलेंट को लेकर आना होगा, और वो रॉ टैलेंट से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए उनको एक लंबा चांस देना होगा। जब तक ये तीनों घूम रहे हैं सिस्टम के अंदर, घूम फिर के वापस आएंगे, खेलते रहेंगे, ये डिफेंड करते हुए भी नहीं जिताएंगे, ये पहली बॉलिंग में भी एक्स्ट्रा रन देते चले जाएंगे। ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, वेवर्ड लाइन एंड लेंथ है, कहीं भी मुश्किल टाइम पे स्टेप अप नहीं कर सकते। तो इट्स हाई टाइम कि इनको सिस्टम से जरा दूर किया जाए, वरना इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है।